Good morning, dear students. Uh, Today we are going to start the unit number 2, that is force and motion. Till now you have studied all about units, dimensions, different types of system of units, etc. Now this chapter comes from your 10th class syllabus and 80% things you have already learned there. Here we are giving a simple uh, revision of all what you have learned in class 10th. The chapter starts from scalars and vectors. चैप्टर जो स्टार्ट होता है ये आपका स्केलर्स, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ा था, जिन क्वांटिटीज में आपने दो तरह की क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। एक आपकी थी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटी। अब चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड क्वांटिटी हो, वो फिर से दो क्लासेस में डिवाइड होती हैं। दे आर कॉल्ड स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऑल दोज क्वांटिटीज विच नीड only magnitude for their complete representation and there is no need of direction in them are known as scalar quantities. एग्जाम्पल के लिए टाइम ले लीजिए, मास, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, वर्क, ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल लेटर्स का यूज किया जाता है। सिंपल लेटर्स जैसे मान लीजिए आपने ए लिख दिया, या आपने लिखा स्मॉल ए, या आपने बी लिख दिया, या 2 लिख दिया, या सी लिख दिया, ये सब स्केलर्स हैं, या तो वेरिएबल्स हैं या उनका कोई वैल्यू है। ये हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी होता है। दोज क्वांटिटीज which need both magnitude and direction for their complete representation are known as vector quantities. यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कि अपने आप या तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता हो या आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती हो, बिना डायरेक्शन बताए हुए काम नहीं चलता हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स वेक्टर क्वांटिटीज के देखिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम। आपको डे टू डे लाइफ से देखिए एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको टाइम पूछा जाए, टाइम बताना है, तो टाइम के साथ डायरेक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं ये जो मेरे हाथ में ये देखिए सेल फोन है, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, मैं कहूं कि इसका लेंथ आपको बताना है, तो चाहे आप लेंथ इधर से इधर मेजर करिए या इधर से इधर मेजर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेंथ है वो फिक्स होगी, दैट इज से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर। वहां डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी सेल फोन की बात करूं वेट की, तो क्या वेट इसका लेफ्ट में लगेगा, राइट में लगेगा, ऊपर लगेगा? नहीं, वेट हमेशा नीचे लगेगा। वेट के साथ एक डायरेक्शन का कंसेप्ट है कि वेट जो है वो नीचे की तरफ लगता है। आप नहीं भी बताएंगे तो भी वेट नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। कहाँ जा रही है? अगर आपने ये नहीं बताया तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का नहीं हुआ, ये आपका कहलाता है स्पीड। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अ कार इज गोइंग विद फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से अंबाला की तरफ जा रही है। इसमें ऑटोमेटिकली आपने डायरेक्शन बता दिया दिल्ली से अंबाला की तरफ का। तो यहाँ पर ये आपकी वेलोसिटी कहलाती है, जिसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से स्केलर सब आपके वो हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की जरूरत है, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये आपके स्केलर्स होते हैं। जो स्केलर्स होते हैं इनका सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्केलर्स को लिखने के लिए सिंपल अल्फाबेट्स की जरूरत होती है, सिंपल अल्फाबेट्स से उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। स्केलर्स का जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए सिंपल अरिथमेटिकल लॉज का यूज होता है।
और कुछ एग्जांपल्स स्केलर्स के यहाँ पर मैंने आपको लिखे हुए हैं, टाइम, मास, एरिया, लेंथ, वर्क, वॉल्यूम, etc. Vectors are those quantities which need both magnitude and direction for their complete representation. इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप लेटर्स लिखते हैं उनके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, लाइक दिस और लाइक दिस. दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर एफ. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ऊपर एक एरो हेड लगा दिया जाता है. जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनका सम जो है वो निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वो सिंपल अरिथमेटिकल लॉज से ना होकर स्पेशल अलजेब्रिक लॉज के यूज से होते हैं. जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, etc. नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफरेंस. आपको अगर लिखने को आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं. स्केलर्स are those quantities which need only magnitude. Vectors need both magnitude and direction. जो स्केलर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल अल्फाबेट्स या सिंपल लेटर्स सफिशिएंट होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, etc. वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फाबेट्स हैं उनके ऊपर एरो लगा हुआ होता है, जैसे कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी या ये वेक्टर सी, etc. तीसरा डिफरेंस, जो स्केलर्स होते हैं उनका सम कभी भी निगेटिव नहीं होता, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं उनका सम निगेटिव हो सकता है. जो स्केलर्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन ये सब करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक लॉज की यूज किया जाता है, लेकिन जो आपके वेक्टर्स होते हैं दे नीड स्पेशल अलजेब्रिक लॉज फॉर देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. स्केलर्स के एग्जांपल्स आर मास, लेंथ, एरिया, टाइम, etc. और जो वेक्टर्स हैं उनके एग्जांपल्स आर वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, etc. नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उस लेंथ की एक लाइन खींची जाती है और जो उसका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक एरो बना दिया जाता है. ये देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, तो हम एक स्केल मान लेते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए और से इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है जिधर हमने एरो बनाया है, तो ये आपका एक वेक्टर हो गया. से दिस वेक्टर इज ए. इस वेक्टर का जो यहाँ पर पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टेल और इनिशियल पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट. और ये जहां पर एरो लगा हुआ है ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है हेड. और आप देखिए, आपको यहाँ पर एक बड़ा वेक्टर भी बना दिखाया हुआ है मैंने. ये टेल है, ये हेड है, इस धर की तरफ इसका डायरेक्शन है और ये जो इसकी लेंथ है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको यहाँ मैं बता दूं जो आपको अपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज करनी होंगी. फिजिक्स में भी कुछ जगहों पे यूज होगा, मैथमेटिक्स में भी यूज होगा. सबसे पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर. कोई भी यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 और उसका जो डायरेक्शन है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर. अगर एक वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर ए जो होगा उसका डायरेक्शन तो वही होगा जो वेक्टर ए है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 1. अब देखिए, जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखने के लिए जो अल्फाबेट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा, कैप लगा दिया जाता है. जैसे ये ए लिखा और इसके ऊपर ये कैप लगा दिया, दिस इज यूनिट वेक्टर ए. ये बी लिखा है, इसके ऊपर एक एरो छोटा सा कैप लगा दिया, दिस इज यूनिट वेक्टर बी. ये सी के ऊपर छोटा सा कैप लगा दिया, दिस इज यूनिट वेक्टर डी, सी, एंड सो ऑन. जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस. मान लीजिए आप एक यूनिट वेक्टर ए निकालना चाहते हैं, तो यूनिट वेक्टर ए निकालने के लिए जो एक्चुअल वेक्टर ए है उसको डिवाइड कर दीजिए मॉड ऑफ ए से. ये जो है, जो आपको नया वेक्टर मिलेगा इस वेक्टर का
जो डायरेक्शन होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 1. सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर ए. 3 यूनिट वेक्टर्स पहले से डिफाइंड हैं, पहला एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई पे और तीसरा जेड पे. जो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर आई लिखते हैं, जो वाई एक्सिस पे है वो यूनिट वेक्टर जे, और जो जेड एक्सिस पे है वो यूनिट वेक्टर के. तो अगर आपको कहीं भी आई जे या के लिखा हुआ मिलता है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो आप वहां से समझ जाइएगा कि इसका डायरेक्शन या तो अगर आई है तो एक्स डायरेक्शन में है, जे है तो वाई डायरेक्शन में है, और के है तो जेड डायरेक्शन में है. एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिया जाए ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस पे है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, एंड सो ऑन. ये आपका तरीका होता है, देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वेक्टर है और किस डायरेक्शन में है. कुछ और वेक्टर्स देखिए. नल वेक्टर, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका कि जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो और डायरेक्शन आप बता नहीं सकते, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है. जैसे मान लीजिए वेक्टर ए में से आप वेक्टर ए घटा देते हैं. अगर वेक्टर ए में से वेक्टर ए घटाना है तो आप क्या करते हैं, वेक्टर ए लेते हैं, उसका निगेटिव वेक्टर लेते हैं, ऑपोजिट वेक्टर जिसका कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो. अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ के आपको क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा. एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 है. अब आपने ए में से ए को घटाया तो आप ये नहीं बता सकते कि उसका डायरेक्शन एक ही साइड पे है या उसके ऑपोजिट साइड पे, इसलिए इसको कहा जाता है कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है. बट चूंकि वो वेक्टर में से वेक्टर घटाया हुआ है इसलिए जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर होगा. ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर. तीसरा वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स. अगर कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका की टेल या ओरिजिन पॉइंट सेम है, जैसे एक ये वेक्टर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इन सारे वेक्टर्स के जो ओरिजिन है दिस इज कॉमन. कॉमन वेक्टर्स या कॉमन इनिशियल पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर्स को कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो. ये एक वेक्टर है, इसी लाइन पे दूसरा वेक्टर है, इसी लाइन पे तीसरा वेक्टर है, इसी लाइन पे चौथा वेक्टर है, ये सब एक ही लाइन पे, इन सब का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं. इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो. उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स कहलाते हैं आपके इक्वल वेक्टर्स. वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो ये कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स. एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, अगर ये है तो दिस विल बी -a, सो दिस इज नेगेटिव वेक्टर. नेक्स्ट और लास्ट आ जाइए. ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ऐसे वेक्टर्स को हम ऑपोजिट वेक्टर्स कहते हैं. ये कुछ वेक्टर्स थे जो कि आपको जगह जगह जिनका आपको यूज करना पड़ेगा और आपको पहले से पता होगा तो आपको फायदेमंद है. अब आ जाइए, मैंने आपसे बताया था कि अगर वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो वहां पर हमें स्पेशल अलजेब्रिक लॉज चाहिए हैं. वेक्टर्स के एडिशन के लिए 3 लॉज हैं. पहली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट दोनों है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, तो उनका स्टेटमेंट आपको मैं बता देती हूँ. अगर दो वेक्टर्स को इन सीक्वेंस रखा जाए और वो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है उसको ऑपोजिट सीक्वेंस में लीजिए, ये देता है इन दोनों का रिजल्टेंट. आप पहले समझ लीजिए सीक्वेंस क्या है. अगर एक वेक्टर लिया जाए और उस वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया जाए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसके हेड पे दूसरा वेक्टर रख दिया गया बी, जो कि इसका टेल इसके हेड पे रखा हुआ है, तो ये कहलाते हैं इन सीक्वेंस. एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरा का टेल, तो ये इन सीक्वेंस कहलाते हैं. अब देखिए यहाँ पर दो वेक्टर्स को इन सीक्वेंस रखा गया है और अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीसरा साइड भी बनता है. अगर इन सीक्वेंस होगा तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये वाला नहीं. अगर आप इसको ऑपोजिट सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये आपको क्या देता है,
इनका रिजल्टेंट। यानी अगर एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी आपने यहाँ पे लगाया और ये एक ट्रायंगल बना, तो ये रिजल्टेंट आर होगा। देखिए, दिस इज रिजल्टेंट आर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये है आपका ट्रायंगल लॉ। फिर से समझिए ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स kept in sequence represent two sides of a triangle completely by their magnitude and direction, then the third side of triangle in opposite sequence gives their sum. नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहती है? ये कहती है कि अगर दो वेक्टर्स को को इनिशियल बना दिया जाए या दो को इनिशियल वेक्टर्स को लिया जाए और ये किसी पैरेललोग्राम का दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हो कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स करके अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो को इनिशियल उनको बना लेते हैं, इन सीक्वेंस ना रख के उन्हें को इनिशियल वेक्टर की तरह से रखते हैं, और उसके बाद अगर एक पैरेललोग्राम उनसे बन सकता है, वो एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में जो डायगोनल उस पैरेललोग्राम का उन दोनों के पॉइंट ऑफ एक्शन से होके जाता है वो उनका सम देता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपका एक वेक्टर ये है से वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये है से वेक्टर बी, और ये देखिए ये दोनों कोइनिशियल हैं। अगर हम देखें तो ये आगे आप बढ़ाइए तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है। इस पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल जो कि इनके पॉइंट ऑफ एक्शन से होके जा रहा है, ये इनका सम देता है। सो आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा, इफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स represent two sides of a parallelogram completely by their magnitude and direction, then the diagonal passing through their initial point gives their sum. अब देखिए यहाँ पर अगर हम a और b वेक्टर को ही ट्रायंगल लॉ में यूज करें, तब हम क्या करेंगे, लाइन a आपका वेक्टर a ऐसे रखा जाएगा और वेक्टर b ऐसे रखा जाएगा, और अगर आप देखिए तो जो रिजल्टेंट है तब भी यही आ रहा था। रिजल्ट अगर आपका ए और बी सेम है दोनों केसेस में, तो जो रिजल्टेंट है चाहे आप ट्रायंगल लॉ से यूज करिए चाहे पैरेललोग्राम लॉ से यूज करिए, जो रिजल्टेंट है वो सेम आता है। ये सिर्फ लॉज को कहने का तरीका और उनको जोड़ के लिखने का जो आपका तरीका है उसमें डिफरेंस है। कुछ लोगों को ये प्रश्न उठता है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को रखेंगे इन सीक्वेंस तो हमेशा ट्रायंगल बनेगा। ऐसा नहीं होता। ये देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, इनको हमने इन सीक्वेंस रख दिया, कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम दो कोइनिशियल वेक्टर्स को रख दें तो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी नहीं है। देखिए ये एक ये है और ये दूसरा है, ये कोइनिशियल वेक्टर्स हैं लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं फॉर्म करते। इसीलिए इसमें ये कहा गया है आपको कि अगर दो वेक्टर्स जो कि कोइनिशियल हो वो किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो जो उनके पॉइंट ऑफ एक्शन से पास होने वाला जो डायगोनल होता है वो उनका सम देता है। ये तो हुई आपकी दो लॉज जो वेक्टर एडिशन के लिए यूज होती हैं। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, या तो आप वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है दैट इंक्रीजेस स्केलर टाइम्स वेक्टर, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो उसका स्केलर टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास a है और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 2a, मैग्नीट्यूड डबल हो गया और जो डायरेक्शन है वो वेक्टर a की डायरेक्शन में ही रहा। यही यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। अगर आपने किसी वेक्टर को n से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज n टाइम्स a, डायरेक्शन a में ही रहेगी और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स हो जाएगा।
दूसरा देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला आपका कहलाता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ऊपर की तरफ एक डॉट लगा दिया जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एक क्रॉस लगा दिया जाता है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है। किसी भी दो वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उनका प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उन दोनों के बीच का जो छोटा एंगल है उसके कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। स्मॉलर एंगल देखिए, ये दो वेक्टर्स हैं, आपका ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एक एंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा एंगल ये बाहर की तरफ भी बन रहा है। ये बाहर वाला एंगल जो है ये बड़ा एंगल है, इसका थीटा, इसका कोसाइन नहीं लिया जाता, ये जो छोटा एंगल है इसका कोसाइन लिया जाता है। ए डॉट बी को लिखने का तरीका ये, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या हुई, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। दूसरा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो अगर दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो ये उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है उसके साइन थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर, जो दोनों वेक्टर्स जिनका आप प्रोडक्ट कर रहे हैं वो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होता है। या और ऐसे समझ लीजिए कि वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ देखिए हमने दो वेक्टर्स आपको दिखाए हैं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी। इन दोनों को जब आपने प्रोडक्ट किया तो ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये यूनिट वेक्टर एन जो है इसका डायरेक्शन कहां पर है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहां देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, ए डॉट बी इज ए बी साइन कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, बोर्ड मेरा छोटा हो रहा है। ये देखिए दिस इज ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इनको जब आपने प्रोडक्ट किया तो आप ये देख सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन जो ए क्रॉस बी आप करते हैं इसका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है बिकॉज ऑफ दिस यूनिट वेक्टर एन। तो ए डॉट बी gives a scalar result, so it is called scalar product of vectors. A cross B gives a vector result, so it is called vector product of vectors. यही वजह है कि इसको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट अलग अलग कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं, लेकिन मोशन शुरू करने से पहले हम यहाँ पर आज का लेक्चर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहें और आप ग्रुप पे शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में उसको पूछ लीजिएगा, सो दैट मैं उसको पहले वहां डिस्कस कर लूं तब आगे चलूं।